वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस पॉइंट। तो बच्चों, एक बार फिर से क्लास 12 के फिजिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं। और बिहार बोर्ड में जो पूछे जाने वाले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आज हमने ये जो क्वेश्चन लिया है बच्चों, ये अल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन है एसी का, चैप्टर नंबर 7 एसी का ये क्वेश्चन है बच्चों। तो एक चीज ये भी जान लो कि एसी से जो बच्चों क्वेश्चन आता है अल्टरनेटिंग करंट से, एक क्वेश्चन लॉन्ग फिक्स है, हर बार ये लगभग पूछता ही है क्वेश्चन लॉन्ग में, ठीक है। और उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बच्चों यही है जो हर साल आने का चांस बनता है, ठीक है। तो आज हम लोग करने वाले हैं जो क्वेश्चन, जो सॉल्यूशन, वो है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है और ये इसका वर्किंग क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोगों को लिखना है। जैसा कि आपको पता होगा, भली भांति सभी जानते रहेंगे बच्चे, ऐसा तो नहीं है, एग्जाम तो बस बहुत ज्यादा नजदीक है। और आपको पता भी होगा कि ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर होता है बच्चों जो एसी वोल्टेज को स्टेप अप कर देता है या स्टेप डाउन कर देता है, जो एसी वोल्टेज को बढ़ा सके या घटा सके, उस डिवाइस को बोलते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना देरी किए आइए आंसर लिखते हैं। आंसर, तो बच्चों आंसर में मैं क्या लिखने वाला हूं, सबसे पहले बच्चों आपको ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन लिख देना है। क्या लिख देना है? डेफिनेशन, ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो इसमें लिखना है इट्स अ डिवाइस, इट्स अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस भी लिख सकते हो। इट्स अ डिवाइस which is used to step up और step down, बढ़ाने में या घटाने में, step up और step down AC वोल्टेज को घटाने बढ़ाने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है इसे कहा जाता है ट्रांसफार्मर। देखा भी होगा आपने, देखा भी होगा, हाँ सर, रोड पे देखें इतना बड़ा ट्रांसफार्मर, जरूरी नहीं अपना बड़ा हो, छोटा भी हो सकता है ट्रांसफार्मर। ये किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में भी लगता है एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए। चलिए इसका प्रिंसिपल लिखते हैं बच्चों। प्रिंसिपल किस सिद्धांत पे ये काम करता है। देखो बच्चों, यहां पे क्या लिखना है, प्रिंसिपल लिखना है, कंस्ट्रक्शन लिखना है और वर्किंग लिखना है, ठीक है। तो साफ साफ जो सब पूछ रहा है बच्चों सिर्फ उतना ही लिखना है। प्रिंसिपल ये तो मैंने प्राचार्य लिख दिया, नहीं, ये प्रिंसिपल नहीं। प्रिंसिपल माने हो गया बच्चों सिद्धांत। ये किस सिद्धांत पे काम करता है, आपको पता होगा कि ये म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है बच्चों कि अगर हम एक कॉइल में अगर हम करंट चेंज करेंगे या वोल्टेज चेंज करेंगे तो इसमें इसके सामने रखे दूसरे कॉइल में भी इंड्यूस होता है वोल्टेज या करंट इंड्यूस होता है, ठीक है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा अगर हम इस कॉइल में, इसको प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, इसको सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। एक कॉइल में यदि हम करंट को चेंज करेंगे या वोल्टेज को चेंज करेंगे तो दूसरे कॉइल में भी क्या होगा, करंट इंड्यूस होता है या ईएमएफ इंड्यूस होता है। इस घटना को बोलते हैं बच्चों म्यूचुअल इंडक्शन, और ये म्यूचुअल इंडक्शन पे ही काम करता है। तो ट्रांसफार्मर किस बेसिस पे काम किया? वो ट्रांसफार्मर नहीं, हॉलीवुड का सिनेमा। ट्रांसफार्मर वर्क्स on the principle of किस सिद्धांत पे काम करता है बच्चों? on the principle of phenomena में क्या है? घटना, phenomena of mutual induction पे ये काम करता है, ठीक है। चलो ये दोनों पहले लिख देंगे बच्चों, ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन और इसका प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है, ठीक है। अब लिखना है इसका कंस्ट्रक्शन, इसमें क्या सब होता है। तो क्या सब होता है बच्चा, ये मैं नेक्स्ट पेज में लिखूं बच्चों, नेक्स्ट पेज में जरा इजी से समझ में आएगा, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो नेक्स्ट पेज में मैं लिखता हूं इसका कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन जानने से पहले, अरे पिया नहीं, गाना नहीं सुनना है कंस्ट्रक्शन जानने से पहले जानना है कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होगा। देखो बच्चों, इसमें एक सॉफ्ट आयरन कोर होता है। सॉफ्ट आयरन कोर क्या है सर? अभी पता चल जाएगा ये क्या है, अभी पता चल जाएगा। मैं ये फ्री हैंडेड बना रहा हूं बच्चों, आप भी बना सकते हो, ठीक है। ये एक सॉफ्ट आयरन कोर होता है। एक्चुअली में ये कैसा होता है बच्चों, एक्चुअली में एल शेप का
ये रॉड होता है, मेटल रॉड होता है एल शेप का, ठीक है। एल शेप का एक ये, और एक उल्टा एल रहता है। उल्टा एल कैसा है? उल्टा एल रे, उल्टा एल ऐसे 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 ऐसे। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, और ये क्या हो रहा है। देखो ये एल शेप का बच्चों ये रॉड रहता है, ऐसे रहता है। यानी एक एल समझ लो, उजला वाला ऐसा है, और इस एल को उल्टा करके लगा दो ऐसा है। ऐसे करके बहुत सारे प्लेट लगे रहते हैं। फिर इसके ऊपर एक एल, सीधा वाला एल डालेंगे, फिर इसके ऊपर एक उल्टा वाला एल, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, एक लेयर बनते जाता है, और बीच में लैमिनेट कर देते हैं बच्चों एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए। तो इसी तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से इंसुलेटेड रहता है। अब देखो जरा इसमें क्या होता है। ये तो हो गया सॉफ्ट आयरन कोर। इस सॉफ्ट आयरन कोर में बच्चों लगा रहता है क्वाइल। क्वाइल, ऐसा ऐसा क्वाइल, ऐसा ऐसा क्वाइल। मैं शायर तो नहीं मगर हंसी, चलो मगर हंसी। ये देखा, ये इसको बोलते हैं बच्चों प्राइमरी क्वाइल, इसको बोलते हैं प्राइमरी क्वाइल। और इधर भी क्वाइल लपेटा हुआ रहता है। इधर भी मैं कलर चेंज कर दूं, कलर चेंज कर दूं समझाने के लिए। आप भी रंग बिरंगा मत बना देना। ये इसमें भी एक क्वाइल लगा हुआ रहता है बच्चों, ठीक है। क्वाइल रे क्वाइल, क्वाइल रे क्वाइल, एक चंचल सोख हसीना। इसको बच्चों कहा जाता है प्राइमरी क्वाइल, इसको कहा जाता है सेकेंडरी क्वाइल, ठीक है। दोनों एक दूसरे से इंसुलेटेड रहते हैं, ठीक है। प्राइमरी क्वाइल में बच्चों यहाँ एसी सोर्स दिया जाता है। यहाँ क्या दिया जाता है? एसी सोर्स। इसमें एसी सोर्स डालेंगे, और इसमें यदि वोल्टेज या करंट चेंज होगा तो इसमें भी वोल्टेज इंड्यूस होता है। इस दोनों में कोई कनेक्शन नहीं होता है बच्चों, ये म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। इसमें कोई वेरिएशन आएगा वोल्टेज में तो इसमें करंट इंड्यूस होता है, और इधर से जो मिलेगा बच्चों इसको कहा जाता है आउटपुट। आउटपुट नहीं, आउटपुट, ठीक है। और इधर इनपुट, इधर रहता है इनपुट। चलो अब देखते हैं बच्चों इसमें और क्या क्या होता है, और क्या क्या होता है। देखो इसमें बहुत सारा चीज इंपॉर्टेंट है, इसको चीज को समझना। सबसे पहले तो इसमें 2 सेट्स ऑफ कॉइल है। कंस्ट्रक्शन क्या होगा? इट कंसिस्ट ऑफ, जो फिगर में है वही चीज लिखना है बच्चों। इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेट्स ऑफ कॉइल, 2 sets of coils insulated of each other, insulated to each other। एक दूसरे से इंसुलेट किया हुआ रहता है। वही तो एक ही में जोड़ दोगी तो बम पटाखा होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, ठीक है। अच्छा, टू ईच अदर, और ये ओंडेड रहता है, इसी को बोलते हैं ये सॉफ्ट आयरन कोर है बच्चों। ये क्या है? ये है सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर पे है ना, ये नर्म लोहे की आयरन का ये नर्म लोहे का प्लेट होता है बच्चों। तो इसी तरह इस पे लपेटा हुआ रहता है, दे अराउंड लपेटा हुआ रहेगा रे ओवर सॉफ्ट आयरन कोर। और यहां पे लगा देना है बच्चों एज शोन इन द फिगर, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। एज शोन इन द फिगर, जैसा कि आपको फिगर में एज शोन इन द फिगर में दिखाया गया है, ठीक है। एक कॉइल जिससे एसी सोर्स जोड़ा जाएगा, जिसपे एसी वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा बच्चों। यही ये फंक्शन है जो एसी वोल्टेज को बढ़ा देता है आउटपुट में या घटा देता है, ठीक है। तो जिस कॉइल में ये एसी वोल्टेज आप अप्लाई करोगे इसको प्राइमरी कॉइल कहा जाता है, और जिधर से आप आउटपुट लाओगे, आउटपुट प्राप्त करोगे, उसको कहा जाता है सेकेंडरी कॉइल। वन ऑफ द कॉइल इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल। एक कॉइल को हम बोलेंगे प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी रे प्राइमरी। एक कॉइल को बोलेंगे प्राइमरी कॉइल ऑन विच एसी वोल्टेज इज अप्लाइड, एसी वोल्टेज इज अप्लाइड, ठीक है। उसके बाद अदर कॉइल जो होगा, जो दूसरा कॉइल है बच्चों, इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। अदर कॉइल फ्रॉम विच, जिससे आप क्या करते हो? फ्रॉम विच, अदर कॉइल फ्रॉम विच, अदर फ्रॉम विच, ये क्या लिखे सर? ये क्या लिखे? हम लोगों का पागल समझ रहा? नहीं बेटा, नहीं रे बच्चा। अदर कॉइल फ्रॉम विच
फ्रॉम विच आउटपुट इज ऑब्टेन्ड, आउटपुट वोल्टेज इज ऑब्टेन्ड। आउटपुट वोल्टेज जिधर मिलेगा बच्चों, जिधर प्राप्त होगा, आपने कितना प्राप्त किया, आउटपुट वोल्टेज इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल। जिधर से आप आउटपुट लोगे जिस कॉइल से, उसको कहा जाएगा सेकेंडरी। सेकेंडरी, सेकेंडरी कॉइल, इसको कहा जाएगा। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं इसमें नंबर ऑफ टर्न्स माना जाता है बच्चों। ये 1 टर्न, 2 टर्न, 3 टर्न, 4 टर्न, 5 टर्न, ऐसे टर्न रहता है, ऐसे ऐसे लपेटा हुआ। ये 1 टर्न हुआ, फिर अगला दूसरा टर्न, ये तीसरा टर्न, इस तरह का। तो नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल में मान लेते हैं n, लेकिन n के साथ p लगा देंगे, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल हो जाएगा। और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो होता है बच्चों, कितनी बार आप लपेटे हो, इसको मान लेते हैं ns। मान लो 100 बार तुम इसमें लपेट दिया, इसमें 50 बार लपेट दिया। ये डिपेंड करता है बच्चों कि स्टेप अप होगा कि स्टेप डाउन होगा, ये कितना स्ट्रेंथ होगा, ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी क्या होगा, ये डिपेंड करता है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, लेट np माने नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, एंड ns यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। np एंड ns आर द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, total number of turns in primary and secondary coil, primary and secondary coil, primary and secondary coil। देखो प्राइमरी कॉइल को बच्चों इनपुट कॉइल भी कहा जाता है, क्योंकि यहां इनपुट वोल्टेज मिलता है और यहां आउटपुट वोल्टेज मिलता है। तो यहां पे ये भी लिख देंगे हम लोग कि प्राइमरी कॉइल is also called, यहां पे बच्चों रिस्पेक्टिवली भी लगा देना तो बेटर होगा। ठीक है, इससे क्लियर हो जाएगा एनपी किसका है, नंबर ऑफ टर्न्स, एंड एनएस किसमें है। प्राइमरी कॉइल इज आल्सो कॉल्ड इनपुट कॉइल, इनपुट, एंड सेकेंडरी कॉइल को कहा जाता है आउटपुट कॉइल। सेकेंडरी कॉइल इज आल्सो कॉल्ड and secondary coil is also called what, output coil, output coil। ठीक है, ये कहा जाता है बच्चों। ठीक है, इतना लैंग्वेज हम लोग लिखेंगे बच्चों कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन में इतना लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूं। ठीक है, मैं इसे मिटा दूं। अरे पहन के इतना जेवर गहना, तेज हवा से बच के रहना, गिर जाए तो फिर ना कहना झुमका गिरा रे। कहीं झुमका गिरने दो। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। तो यहां पे कंस्ट्रक्शन होता है खत्म। अब है कि इसका वर्किंग कैसे होगा बच्चों, इसका वर्किंग क्या है। चलिए वर्किंग में क्या होगा, कैसे काम करेगा ट्रांसफार्मर। चलो तो वर्किंग पे काम करते हैं। वर्किंग में क्या करना है बच्चों, सबसे पहले इधर एसी वोल्टेज अप्लाई किया जाता है। ठीक है, एसी सोर्स से उसको जोड़ेंगे। लेट एन एसी वोल्टेज, is applied to primary coil, अरे प्राइमरी कॉइल पे हम लोग एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे ही हम लोग इस प्राइमरी कॉइल पे एसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो एसी वोल्टेज का जानते हैं डायरेक्शन क्या करता है बच्चों, करंट का डायरेक्शन बार बार एसी में चेंज करता है। ठीक है, ऑसिलेट होगा करंट। तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही इसमें वोल्टेज चेंज करेगा, तो इस सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड होगा ईएमएफ अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ क्या कहता है कि यदि आप प्राइमरी कॉइल में करंट को चेंज कीजिएगा या वोल्टेज को चेंज कीजिएगा, तो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस होता है क्या, वोल्टेज इंड्यूस होता है या ईएमएफ इंड्यूस होता है। सो EMF induced in secondary coil is, secondary coil में देखो लिखने के लिए बच्चों और भी बहुत सारा चीज लिख सकते हो कि प्राइमरी कॉइल में जैसे हम लोग एसी वोल्टेज सोर्स डालते हैं, तो इसके थ्रू फ्लक्स चेंज होता है, ठीक है। फ्लक्स चेंज होने के कारण इसमें भी सेकेंडरी कॉइल में क्या होगा कि ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये कैसे होता है बच्चों, ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखो जरा, देखो जैसे ये मैंने बनाया ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब इसमें मान लो ये कॉइल है, ऐसा कॉइल है, तो इसका कॉइल मैंने ये ले लिया और इधर भी कॉइल लगा दिया मैंने, ये ले लिया कॉइल, ठीक है। ये प्राइमरी कॉइल है। प्राइमरी कॉइल में क्या होगा बच्चों, जैसे ही आप इसमें, ये मान लो ऐसा कॉइल है, इसको हटा देता हूं, ठीक है। प्राइमरी कॉइल में जैसे ही ये वोल्टेज चेंज होगा, तो वोल्टेज चेंज होने के कारण इसमें बनेगा बच्चों
मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, जिसको आप मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हो। और ये आयरन इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि आयरन होता है बच्चों फेरोमैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को बाहर नहीं जाने देगा। ये क्या करता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को मोड़ देता है। ठीक है, ये कैसे मोड़ देता है बच्चों, ये देखो जरा, ये क्या हुआ रे, ये क्या हुआ। ठीक है, ये मोड़ देगा, ये इस लाइंस ऑफ फोर्स को इधर भेज देगा, इसको इधर भेज देगा, इसको इधर भेज देगा। ठीक है, और ये लाइंस ऑफ फोर्स फिर यहां मुड़ जाता है और इस कॉइल में चला जाता है। ठीक है, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में जाएगा तो इसके थ्रू फ्लक्स चेंज होगा, इसके थ्रू फ्लक्स चेंज होगा तो इसके कॉइल के क्रॉस ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, जिसको हमने कह दिया ईएस। और ईएमएफ कितना इंड्यूस होता है, तो फैराडेज लॉ क्या बोलता है कि ई का वैल्यू जो होता है बच्चों मॉड ऑफ d∅dt के बराबर होता है। लेकिन आप जानते हो लेंज लॉ क्या है, ये होता है माइनस d∅dt। एक कॉइल में इतना फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो होता है वो ईएमएफ के बराबर होता है। लेकिन यहाँ एक टर्न नहीं है बच्चों, एक कॉइल नहीं है, बहुत सारा कॉइल है, 2 3 4 5 6, इसमें कितना नंबर ऑफ कॉइल है, एन एस। सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स एनएस है, तो इसको एनएस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इतना ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्योंकि एक कॉइल से d∅dt फ्लक्स चेंज होगा तो एनएस कॉइल से कितना चेंज होगा, एनएस इंटू d∅dt, और ये वैल्यू ईएमएफ के बराबर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब क्या है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना होगा बच्चों, सो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल एच, सेकेंडरी कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, तो ईएस यहां पे मैं लिखने वाला हूं, कितना ईएस बराबर हो जाएगा माइनस, एक कॉइल में मान लो चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है d∅dt, तो सेकेंडरी कॉइल में कितना नंबर ऑफ टर्न्स माने हो, एनएस। तो एक टर्न में d∅dt चेंज हुआ तो एनएस टर्न में कितना चेंज होगा, एनएस इंटू d∅dt। इस इक्वेशन को मैंने मान लिया फर्स्ट। अब देखो यही लाइंस ऑफ फोर्स इधर से आया, इधर से गया, फिर इधर इसमें भी जाएगा, तो इसमें बच्चों होता है, इसमें सेल्फ इंडक्शन होगा, इसके खुद के कारण, खुद के वोल्टेज चेंज होने के कारण इसमें एक बैक ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, वो बैक ईएमएफ प्राइमरी कॉइल में इंड्यूस होगा। आपने यदि पढ़ा होगा सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन तो ये आप जानते हो कि बैक ईएमएफ क्या होता है। नाउ बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड इन प्राइमरी कॉइल, इंड्यूस्ड इन प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में कितना बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, प्राइमरी कॉइल एच। तो मान लो प्राइमरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो ईपी हुआ, इसका भी फॉर्मूला बच्चों यही होगा d∅ - d∅dt के बराबर। अगर एक कॉइल यानी एक कॉइल रहता, एक टर्न रहता तो d∅dt, ऐसे ऐसे कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, तो इसका नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग एनपी माने। ठीक है, तो इसको हम कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, एनपी से, और यहाँ पे साइन लगा देंगे नेगेटिव। ठीक है, लेंज लॉ याद होगा, सन किल्स फादर, बेटा ही बाप का विरोध करता है। चलो बच्चों इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट बाय सेकेंड, फर्स्ट बाय सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट बाय सेकेंड करें तो ईएस बाई ईपी निकाले जरा, ईएस बाई ईपी इज इक्वल टू ईएस बाई ईपी बराबर हो जाएगा बच्चों एनएस d∅dt कट जाएगा, माइनस माइनस भी कट जाएगा, क्या बचेगा, एनएस बाई एनपी। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन थर्ड। अब बच्चों यहां पे एक काम और करना है, एक काम और एच, हम लोग ईएस को बोल देते हैं वीएस, यानी ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल को बोल देते हैं वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल। ये आउटपुट वोल्टेज है बच्चों, जिसको हम वीएस बोलते हैं। एंड ईपी इक्वल टू बोल देते हैं वीपी, यानी ईएमएफ इंड्यूस्ड इन प्राइमरी कॉइल को बोलती है वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल। वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल कितना है, वीपी। अब यदि मैं ईएस के बदले वीएस लिख दूं, ईपी के बदले वीपी लिख दूं, तो ये फ्रॉम थर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगा बच्चों, आपको फ्रॉम इक्वेशन थर्ड ये आ जाएगा बच्चों, वीएस बाई वीपी बराबर वीएस बाई वीपी बराबर, ये हो जाएगा एनएस बाई एनपी के बराबर। यानी एक चीज आप यहां से नोटिस कर सकते हो, ये रेशियो जो है, ये इससे क्या साबित होता है बच्चों, ये तस्वीरें दिखा के क्या साबित करना चाहते हो तुम, देखो क्या साबित करना चाहता हूं मैं, कि ये जो वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल होगा ये दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करता है, और वोल्टेज ऑफ ये वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस भी जो वोल्टेज होगा उस पर भी डिपेंड करता है। देखो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज में मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट पेज में। देखो यहाँ पे हम लोग को रिजल्ट आया है वीएस बाई वीपी इक्वल टू ईएस और एनएस बाई एनपी, एनएस बाई एनपी। ठीक है, तो वीएस यदि मैं निकालू यहां से तो ये आएगा एनएस बाई एनपी इंटू वीपी। ये सब लिखना नहीं है, बस समझना है बच्चों, ये अभी नहीं लिखना है। देखो क्या लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है, आप
समझ जाओगे। वीएस बराबर हो जाएगा एनएस बाय एनपी इंटू वीपी। अब देखो सेकेंडरी कॉइल में कितना आउटपुट वोल्टेज आपको कितना मिलेगा, ये डिपेंड करता है कि सेकेंडरी कॉइल में कितना नंबर ऑफ टर्न्स है बट्टे प्राइमरी कॉइल में कितना नंबर ऑफ टर्न्स है इनटू वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी करंट कितना है, यानी आप कितना प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज अप्लाई किए हुए हैं। यानी कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में बढ़ा दिया जाए तो वीएस का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इसका मान बढ़ा दो, एनएस का मान बढ़ा दो, एनपी का मान कम करेंगे तो ये वीएस वोल्टेज बढ़ेगा। इसका मतलब सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज ज्यादा होगा तो इसका मतलब हुआ ये स्टेप अप हो गया, वोल्टेज बढ़ गया। ठीक है, ये सब आपको नहीं लिखना है, सिर्फ इसका वर्किंग लिखना है बच्चों। ठीक है, स्टेप अप स्टेप डाउन का कंडीशन यहां लिखने के लिए नहीं बोल रहा है। तो चलो, आउटपुट वोल्टेज ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इन सेकेंडरी कॉइल एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, इस पे डिपेंड करता है। चलिए आइए इसको एक बार और देखते हैं बच्चों। वीएस बाय वीपी इक्वल टू हो जाएगा एनएस बाय एनपी के बराबर। इतना तक जान गए आप। अब क्या होता है कि अगर आइडियल ट्रांसफार्मर हो, अगर आइडियल ट्रांसफार्मर का केस हो बच्चों, आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर में जितना पावर इनपुट दिया जाता है उतना ही आउटपुट पावर भी मिलता है बच्चों। यानी इनपुट पावर का जो वैल्यू होता है, मैं यहां लिख देता हूं, आइडियल ट्रांसफार्मर किसको बोलते हैं, इनपुट पावर का जो वैल्यू होता है वो आउटपुट पावर के बराबर होता है। आउटपुट, इसका मतलब समझे, इसका मतलब समझे दया, कुछ तो है। यानी बच्चों जितना पावर इसमें हम सप्लाई दिए हैं उतना ही पावर आपको इधर भी मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है बच्चों। आइडियल ट्रांसफार्मर ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होता है, और से भी आपको पता होगा कि ट्रांसफार्मर में बहुत सारे एनर्जी लॉस होते हैं बच्चों। ठीक है, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज होता है, इसमें कुछ हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसफार्मर गर्म भी हो जाता है, कुछ हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से ये लॉस होना तय है। पावर इनपुट पावर आउटपुट के बराबर नहीं होता है। लेकिन अगर आइडियल मान लिया जाए तो क्या होगा, आइडियल अगर मानेंगे बच्चों तो इनपुट पावर आउटपुट पावर के बराबर होगा। दैट इज P इनपुट इज इक्वल टू P आउटपुट, P आउटपुट। ठीक है, पावर का फॉर्मूला होता है बच्चों P बराबर वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज इंटू करंट। तो यहां इनपुट पावर, इनपुट का मतलब हो गया प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल में फॉर्मूला लगाएंगे VI का। तो ये चूंकि प्राइमरी कॉइल के लिए लगाए हैं, इधर VI का फॉर्मूला लगाएंगे पावर का, लेकिन ये लगाएंगे सेकेंडरी कॉइल के लिए, क्योंकि आउटपुट आपको कहां मिलेगा, सेकेंडरी कॉइल में मिलेगा। अगर मैं यहां से VS बाय VP का वैल्यू निकालूं, VS बाय VP, VP को इधर ले जाओ तो ये बचेगा IP बाय IS के बराबर, IP बाय IS के बराबर। और ये VS बाय VP का वैल्यू किसके बराबर था बच्चों, VS बाय VP का वैल्यू किसके बराबर था, इससे पहले देखो NS बाय NP आया था, और NS बाय NP का जो वैल्यू होगा ये IS बाय IP के बराबर होगा। IS का मतलब करंट इन सेकेंडरी कॉइल, IP का मतलब करंट इन प्राइमरी कॉइल। ये रिजल्ट आता है बच्चों आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होता है। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर ये क्या होता है बच्चों, ये होता है इनपुट पावर, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर इनटू 100। ये एफिशिएंसी परसेंटेज में निकलता है बच्चों। ये क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ, it is the ratio of output power to the input power, to the input power। मतलब आप कितना पावर सप्लाई किए और आपको आउटपुट कितना पावर मिला, उस दोनों का रेशियो होता है एफिशिएंसी। इसको डिनोट करते हैं बच्चों ईटा से। इट इज डिनोटेड बाय ईटा। ये सिंबल होता है ईटा का, थोड़ा सा बड़ा कर दो, एन को थोड़ा सा बड़ा कर दो, यही होता है ईटा का सिंबल। ये क्या किया सर आप, ये होता है बच्चों ईटा का सिंबल। इसको क्या पढ़ते हैं, एटा, एटा। क्या पढ़ते हैं, एटा। ठीक है, ईटा पत्थर मत समझ लेना, फेंक मत देना। ठीक है, एटा का फॉर्मूला होता है बच्चों आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। ये भी आप लिख दोगे इसमें तो बेहतर होगा, इनपुट पावर। ये 2 नंबर में भी क्वेश्चन आता है कभी कभी बच्चों, एफिशिएंसी क्या होता है ट्रांसफार्मर का। तो ईटा बराबर आप लिख सकते हो, इनपुट पावर को आप लिख सकते हो P इनपुट का मान कितना है, VP बाय, सॉरी आउटपुट है ना, पहले आउटपुट है, तो आउटपुट कितना है VS इंटू IS, VS इंटू IS रे सेकेंडरी वाला, और प्राइमरी वाला इनपुट है तो VP इंटू IP। ये ईटा का फॉर्मूला हो जाता है ट्रांसफार्मर के लिए। इसी को 100 से गुना कर दोगे बच्चों तो परसेंटेज मिल जाता है। तो ये था आज का सेशन ट्रांसफार्मर का, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और ही लॉन्ग क्वेश्चंस, हालांकि मैंने बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चंस करवा चुके हैं इस सेशन में,
क्लास 12 के बिहार बोर्ड के लिए। लेकिन और भी 2-3 लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों कराएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। आपने को जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन मैं दिया हूं, मैंने जो करवाया है उस पर विश्वास रखो, इसी में से लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए, इस चैनल में सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। थैंक यू सो मच।